गुड मॉर्निंग। आज हम सेट्स जो तुम्हारा आज इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बेसिक्स मैथ्स को कवर किया था, जिसमें हमने नंबर्स के अलग अलग फॉर्म देखे, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम देखा, एक हमने रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम देखा। इसमें हमने कुछ अलग तरह से प्रॉब्लम भी किए। जैसे आपको वो पहले लगते होंगे कि वो डिफ़िकल्ट थे, बट जब उन्होंने सही ढंग से सॉल्व किया इट सीम्स टू बी ईजी। तो ये तो हमने बेसिक्स पार्ट पढ़ लिया। ये बेसिक पार्ट इसलिए पढ़ा हमने कि आगे चल के हम जो जो पढ़ने वाले हैं उसमें उन चीज़ों की आवश्यकता आने वाली है, जैसे कंपोनेंट हो, डिविडेंड हो। तो आज हम चालू करते सेट्स। सेट्स ये ऐसा चैप्टर है, ये आप उसके पहले भी पढ़ चुके हो, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी है। अगर सेट्स को हम देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है ये हमने लिखा है यहाँ। और हम अगर मैथमेटिक्स अगर पढ़ते हैं, अगर अभी चैप्टर्स की शुरुआत हुई है तो मैथमेटिक्स को हम हमेशा पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी चीज़ की भी क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ क्या है। किसी भी डेफिनेशन, आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी है इसके पहले साइंस में पढ़ी है, तो डेफिनेशन हमें बताती है कि वो चीज़ एग्जैक्टली क्या है, वो कैसे होती है। बाद में डेफिनेशन के बाद में मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि वो होता क्या है, होता क्या है। हम जैसे अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन पढ़ ली हमने तो उसको हम लिखते कैसे। जैसे अगर इसके पहले हमने नंबर्स पढ़े, रैशनल नंबर पढ़ा हमने, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी हमने। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? रैशनल नंबर इज अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q belongs to integers and q is not equal to 0। ये तो पढ़ा था। इसके आगे भी हमने डेफिनेशन को एक्सटेंड किया था। हमने किया था कि आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी, यानी हमें पता चल गया कि रैशनल नंबर क्या क्या होंगे। उसके बाद हमने उसको रिप्रेजेंट किया था इन द फॉर्म ऑफ क्यू ओनली क्यू, और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से किया था। ओके, तो क्या किया? पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट किया। फिर क्या होता है, हम उसकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्लस माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव, डिवाइड, इनटू करते हैं। ये अलजेब्रा में आ जाता है सारी चीज़, यानी मैथ्स में भी तीसरी स्टेज आ गई जिसको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, और लास्ट में होता है अप्लीकेशन। किसी भी चीज़ को हमें अप्लाई कैसे करना है, हमें उसका यूज़ कहाँ करना है, इसलिए तो सारी चीज़ करते हैं हम। लास्ट में उसका एप्लीकेशन हमें आना चाहिए, तो हम ऐसे पढ़ते हैं सारी चीज़ों को। तो सेट्स में हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कह रही है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। देखो, बोलने के लिए तो मैंने एक गो में बोल दिया कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो सेट्स में पढ़ते समय हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ है इट्स अ कलेक्शन। क्या ये? इट्स अ कलेक्शन। जब तक कलेक्शन होना नहीं होगा हम उसको सेट नहीं कहेंगे, लेकिन सेट हम बाकी में पढ़ेंगे एक वेरियस फॉर्म में भी आते हैं। तो क्या हुआ? सेट इज अ कलेक्शन। उसके बाद क्या चीज़ है? वेल डिफाइंड। सेट क्या होना चाहिए? कलेक्शन। और वो कैसे होना चाहिए? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड को अगर हम थोड़ा डिटेल में जाए, कलेक्शन मतलब तो आप समझ गए। कलेक्शन को ऐसे यानी किस चीज़ों को एकत्रित करना या जो भी कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन होता है, दैट इज़ कलेक्शन। लेकिन वेल डिफाइंड को जैसे हम डिस्क्राइब करेंगे तो वेल डिफाइंड क्या होता है? जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर हमारा क्लास है, हमारे क्लास में अभी समझो आप 40 लोग बैठे हो या 100 लोग बैठे हो, 10 लोग बैठे हो, तो ज़रूरी नहीं कि ये कलेक्शन हो गया। लेकिन इसको भी अगर मैं वेल डिफाइन करने जाऊँ, पहले तो वेल डिफाइन ऐसे होगा कि सक्सेस पॉइंट का JEE का क्लास, तो उसमें जो बच्चे आते हैं वो वेल डिफाइन हो गए। सक्सेस पॉइंट है चंद्रपुर में, उसमें JEE का 11 का क्लास, उसमें और अगर मैं डिफाइन करने जाऊँ तो मैंने कह दिया कि सक्सेस पॉइंट का 11 के क्लास में लड़कियाँ, गर्ल्स, तो गर्ल्स अगर 22 गर्ल्स है तो 22 गर्ल्स वो सेट में आएंगी। अगर फिर मैंने कह दिया कि
अगर हमारे क्लास में स्टूडेंट्स जो आज टी शर्ट पहन के आए हैं और कुछ बच्चे ब्लेज़र पहन के आए हैं, तो ब्लेज़र वालों को मैं अलग कर सकता हूँ, टी शर्ट्स वालों को अलग कर सकता हूँ। सो ये देखिए कि मुझे, और ये वेल डिफाइन इसलिए चीज़ महत्वपूर्ण है कि ये यूनिवर्सल होनी चाहिए। अगर इसमें मैं थोड़ा दूसरा एग्जांपल लूँ, ऐसा सेट बनेगा क्या, मेरे क्लास के यानी टॉल बच्चे कहा मैंने, लड़कियां लड़की दोनों टॉल स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा गंभीर हो सकता है। कैसे? अगर हमारे क्लास में कोई बच्चा यानी 5 फुट का है, कोई 6 फुट का है, कोई 5.5 फुट का है, कोई 5 फुट 1 इंच का है, तो यानी अलग अलग हाइट्स है सबकी। अगर मैं 5 फुट वालों को देखूं तो उसके आगे मुझे सारे कौन दिखेंगे? ऊंचे दिखेंगे, टॉल दिखेंगे। लेकिन वही अगर 4 फुट वालों को, तो सबके हिसाब से डेफिनेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सबके हिसाब से डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो उसको वेल डिफाइन कहेंगे क्या हम? उसको वेल डिफाइन कहेंगे क्या हम? नहीं, बिकॉज वेल डिफाइन मतलब वो यूनिवर्सल होना चाहिए, वो सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर मैंने कह दिया अप टू 10 प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है, अगर मेरे लिए अलग आपके लिए अलग बनेगा क्या? क्यों? हाँ, आपके लिए अलग बन सकता है। कैसे? ऐसे 1 2 3 5 7, ये आपके लिए बन सकता है, मेरे लिए बनेगा 2 3 5 7। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि 1 प्राइम नंबर है या कौन सा नंबर है। अगर गलती की तो आप गलत करोगे, अदरवाइज अगर आपको सबको पता है कि प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 3 5 7 8 9 और ये बीच के नंबर तो नहीं आते, तो दिस इज ये सबके लिए सेम होगा, क्योंकि डेफिनेशन प्राइम नंबर की लेते हुए जो मैंने हम सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो इस हिसाब से दिस इज अ सेट विच इज वेल डिफाइन। वेल डिफाइन का मतलब समझ रहे हो कि ये चीज़ अगर मैंने यहाँ लिखी तो नागपुर में भी यही होगी, दिल्ली में भी यही होगी, इवन यूएस में भी यही होगी। नहीं तो शिकागो में गए आप तो वहाँ नहीं रहे बाबा, बिलो 10 हमारे कुछ अलग होते हैं, नहीं। इट्स वेल डिफाइंड, इट्स यूनिवर्सल। ओके, तो सेट्स कैसे होना चाहिए? कलेक्शन एज वेल एज वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए? कलेक्शन एज वेल एज वेल डिफाइंड। ओके, अगर ये हो गया, यानी हमने डिस्कस किया इस चीज़ को। अभी हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फ़ाबेट्स। कौन से? बड़े वाले, ABCD हमने जो सीखे ना, छोटी और बड़ी, तो स्मॉल अल्फ़ाबेट से नहीं, कैसे करते हैं? बड़े अल्फ़ाबेट से। सारे कभी भी सेट जो डिफाइन होंगे वो ऐसे होंगे, ABCEFD कुछ भी हो सकता है, M, लेकिन क्या होंगे सारे? ये बड़े अल्फ़ाबेट्स होंगे। सेट्स को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिनोट जो बोलते हैं, हम डिनोट करते हैं, तो किससे होगा? वो बड़े अल्फ़ाबेट से होगा, छोटे से नहीं होगा। सेट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल। इसको क्या कहते हैं हम? कैपिटल लेटर से करेंगे। जैसे हम छोटे बड़े कहते हैं, हमने सीखा था वैसे ही कि बड़ा अल्फ़ाबेट छोटा अल्फ़ाबेट 2-3 लाइन में हम लिखते थे जब हम 5th स्टैंडर्ड में गए। आपने 1st स्टैंडर्ड से ABCD पढ़ी है, क्या बोलते हैं? नर्सरी से। फ़र्क है हम में और आप में वही। लेकिन अगर रिप्रेजेंट अगर करना है सेट को, तो वी रिप्रेजेंट सेट्स बाय कैपिटल लेटर्स। कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर्स। ठीक है, इसको लिखिए। सेट, ओके, डिफरेंशियल लिख लीजिए पहले, उसके बाद मैं ये वाली चीज़ बोलता हूँ, ये लिखिए। ओके, चलो ये लिखिए अभी। सेट इज रिप्रेजेंट यूजिंग कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। सेट्स इज रिप्रेजेंट यूजिंग कैपिटल अल्फ़ाबेट्स।
उसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखिए, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स रिप्रेजेंट, elements of the sets represent small alphabets using small alphabets. ओके, और एक चीज़ लिख लीजिए, फिर उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ये वाला साइन आपको पता होगा मेरे ख्याल से, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको नॉट बिलोंग्स टू। लिखिए ऐसे, ये वाला आपको है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। और इसको कैसे पढ़ेंगे? ए नॉट बिलोंग्स टू ए, ए नॉट बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखिए, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं जो चीज़ हमने लिखी है। जैसे हमने डेफिनेशन में हमने कहा था, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को थोड़ा आप देखिए, ऑब्जेक्ट मीन्स ऐसे कुछ नहीं कुछ चीज़ होगी, इसमें नंबर्स होंगे, कुछ एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। कलेक्शन बहुत अलग अलग चीज़ों का हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी जैसे रिप्रेजेंटेशन, तो हम क्या करेंगे? ए लिख रहे, और एक सिंपल सी बात अब हमेशा याद रखिए कि सेट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट विथ कर्ली ब्रैकेट्स। कैसे होता है? कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। कैसे होता है? कर्ली ब्रैकेट से। अगर इसमें हमने लिख लिया ए बी सी डी, ओके, दिस इज अ सेट्स, एक सेट है। तो इसमें हमने क्या किया, क्या आपका कहा था कि सेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर। दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। इतना क्लियर है कि सेट्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। लेकिन इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं। इसके पहले हमने छोटा एक एग्जांपल लिया था प्राइम नंबर वाला, उसमें क्या लिखा था? जो भी सेट्स को नाम दिया होगा ए बी सी डी, वो करली ब्रैकेट में होना चाहिए था, हमने मे भी करली ब्रैकेट नहीं निकाला होगा। तो उसमें क्या था? 2 3 5 7, वो प्राइम नंबर का कलेक्शन था। तो ये हुआ। तो इसको लिखते कैसे? हम ऐसे लिखते हैं कि ए इज बिलोंग्स टू ए। तो हमेशा अंदर एलिमेंट्स बिलोंग्स टू है या नहीं ऐसा लिखेंगे। यहाँ दिख रहा है ए क्या है? ए बिलोंग्स टू ए है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सेट में ए प्रेजेंट है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बताइए मुझे। एफ बिलोंग्स टू ए, एफ बिलोंग्स टू ए लिख सकता हूँ क्या? क्यों? बिकॉज यहाँ एफ नहीं है। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? एफ नॉट बिलोंग्स टू ए। देखिए ये साइन हमारे काम आने वाली है। जैसे लिखते लिखते मैंने इसके पहले ही रैशनल नंबर के डेफिनेशन में लिखा था पी एंड क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, सॉरी इंटीजर्स। पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बिलोंग्स टू लिखा नहीं था, हमने ये साइन दे दिया था। तो ये साइन किसका है? बिलोंग्स टू। ये साइन किसका है? नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको कहेंगे बिलोंग्स टू। तो यहाँ क्या दिख रहा है? ए में मैंने ए बी सी डी लिखा, तो ये दिख रहा है ए बिलोंग्स टू ए, बट एफ यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हुआ? एफ नॉट बिलोंग्स टू ए। सही समझ रहा है? तो ये थोड़ी चीज़ें आती भी है। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स हम कैसे लिखें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये लिख लीजिए।
तो ए बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए साइन के हिसाब से हमें पता होना चाहिए। अगर एक हम सेट ले लेते हैं, बी ले लेता हूँ, 1 2 3 ए बी पाई 9 10। ओके, सेट्स कुछ भी हो सकता है, सेट्स बना लिया मैंने ऐसा। ओके, इसमें कुछ इतनी सारी चीज़ें डाल दी। अभी इसी चीज़ में अगर मुझे सवाल पूछा गया 1 डैश 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 बी, हमें क्या लिखना है, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। क्या है आंसर, ए बिलोंग्स टू। क्यों, क्योंकि ये है यहाँ। फिर ऐसे लिखा मैंने 5 डैश डैश बी, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा 5 नंबर का है, 1 2 3 9 10, 5 है क्या, नहीं है, तो यहाँ साइन क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू। अगर यहाँ ऐसे हुआ 22/7 डैश 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 पी, तो फिर क्या होगा, तो बिलोंग्स टू होगा या नॉन बिलोंग्स टू होगा, बिलोंग्स टू होगा। आपके हिसाब से क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, बिकॉज पाई इज इक्वल टू, अरे बच्चों मैंने आपको रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ाते समय बताया था 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई, पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7। मैंने ये भी कहा था दिस इज एन रैशनल नंबर और पाई इरेशनल नंबर, भूलो मत। हम ये पढ़ चुके हैं कि 22/7 इज अ रैशनल नंबर एंड पाई इज इरेशनल नंबर। मैंने आपको ये भी कहा था रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर अल्टरनेट टू ईच अदर्स, अल्टरनेट टू ईच अदर्स। ये हम देख नहीं सकते 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, वी कांट से, लेकिन जो भी आएगा वो 1 अगर रैशनल है तो सेकंड आएगा इरेशनल, उसके बाद जो आएगा वो रैशनल आएगा। ये हमने पढ़ा है, तो ये यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है हमने यहाँ 22/7 डैश डैश बी, तो ये क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू, क्या होगा, नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू कहते डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्यों, क्योंकि बी में 22/7 प्रेजेंट नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं, 22/7 की मतलब पाई नहीं, 22/7 पाई की वैल्यू क्या है 3.14 एंड आगे बढ़ती रहेगी। तो क्या पता चल रहा है हमें कि ये वाला साइन एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। अगर वो सेट्स में अवेलेबल है, ये सेट्स में अगर वो चीज़ है तो वो उसको बिलोंग करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, लिखिए। तो सेट्स के बारे में हमने जो भी अभी जानकारी ली, इसी को हम लिखेंगे कैसे, तो लिखने के जैसे हम अभी 2 तरीके देख लेते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा रोस्टर मेथड, या उसको हम टैब्यूलर मेथड कहते हैं, या फिर उसको ही दूसरी जगह उसका नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 2 फॉर्म में लिखते हैं। जो अभी इसके पहले हमने लिखा था, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये क्या था, रोस्टर मेथड थी, या उसको हम टैबुलर मेथड कहेंगे। अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है देखेंगे, उसके पहले हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसके आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। देखिए, पढ़ते पढ़ते हम ऐसे हो सकता है डेफिनेशन विल टेल अस द कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी देती है ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उस समय हमें उसके बारे में नई नई चीज़ें पता चलती है कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। वो सारे लोगों को याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे। तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं SCH, स्कूल की स्पेलिंग क्या है, SCHOOL। आप मुझे बताइए अभी, अगर इसको मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या, A करली ब्रैकेट SCHOOL,
ये तो दो तरीके से गलत है अगर आपको दिख रहा है तो। पहला तरीका आपको पता होना चाहिए, दूसरा तरीका मैं बताऊंगा। इसमें हमने क्या गलती की है? पहली गलती की है हमने, वी रिप्रेजेंट एलिमेंट विथ अ कैपिटल लेटर। ये नहीं होगा। कैसे होगा ये? A इज इक्वल, इसमें क्या होगा? S C H O O L। अभी इसमें और एक गलती है। पहले इसमें गलती क्या थी कि ये हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया था। ये हमें याद होना चाहिए, हमें क्लिक होना चाहिए, नहीं तो अरे लिख लिया हमने गलती कर दी। गलती नहीं करनी है, हमने लिखा है। हम सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से, तो ये स्मॉल हो गया। लेकिन दूसरी गलती यहाँ ये हुई है कि जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, अगर एक बार यह वो कितने बार है? 2 बार, लेकिन सेट्स में हम 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे। स्कूल में अगर उसको और कुछ हम बढ़ा भी दिए, स्कूल्स एस लगा भी दिए, तो 2 बार एस या 2 बार ओ होगा, हम वो नहीं लिखेंगे। इसमें सिर्फ SCHOL। रिपीट जो होते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो, नंबर हो, उनको हम सेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे। अभी दूसरा ही चीज़ हम अगर ये चीज़ लिखी हमने और दूसरी चीज़ अगर ऐसे लिखी, LSCHO, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसके अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स, इसको सीधे सीधा हम कहते हैं एलिमेंट्स, ये अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, नंबर होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, कुछ साइंस होंगे, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, तो वो ज़रूरी नहीं कि सेम मैनर में ही लिखी हो। ए सेट दोनों सेम है, बिकॉज अंदर के अल्फ़ाबेट्स सेम है, अंदर के अल्फ़ाबेट्स सेम है, इसी कारण दोनों भी सेम है। ज़रूरी नहीं होता कि ये लास्ट लिखा है तो मैंने पहले लिख लिया तो ये कुछ अलग सेट हो गया। इन दोनों को भी मिलाएंगे तो स्कूल ही बनेगा। ज़रूरी नहीं स्कूल, क्योंकि एक ओ नहीं है, लेकिन बिना ओ की वो स्पेलिंग बनेगी SCHOL। ओके, तो ये दोनों भी क्या है? सेम है। इसको हम क्या कहते हैं? रोस्टर या टैबुलर मेथड। यानी लिखने का तरीका है कि सेट्स को हम किस तरह से लिखते हैं, उसका नाम है रोस्टर या टैबुलर मेथड। बहुत बार होता है JEE में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो सेट बिल्डर फॉर्म अप्लाई करते हैं ताकि आपको तकलीफ दी जाए, क्योंकि ये तो सिंपल दिखा हमने, कैसे लिखा। अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है ये हम लिखते हैं, तो इसको डेफिनेशन वाइज तो नहीं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो देखिए। एक्स, ये दो डॉट ऐसे, इसको ओके, ये 2 डॉट या और ये लाइन अगर होगी ऐसी, इसको कहते हैं सच दैट। इसको क्या कहेंगे? सच दैट। ध्यान रखिए, ये 2 डॉट, कोलन नहीं है, 2 डॉट है, या फिर कभी कभी क्या होती है, लाइन होती है ऐसी। इसका मतलब क्या होता है? सच दैट। ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या होता है? सच दैट। तो क्या होगा? ए लिखते समय एक्स ऐसे लिख, एक्स मतलब कोई भी एलिमेंट, पता नहीं 2 4 ABCD कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इसका फॉर्म लिखा होगा, तो फॉर्म अलग अलग तरीके से लिखते हैं हम। P(x) लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। इसमें उसका इक्वेशन होगा, कभी कुछ नंबर्स होंगे, स्क्वायर, क्यूब, अलग अलग फॉर्म में लिखा होगा। तो ये क्या होगा? ये एक्स सच दैट, ये बिलोंग्स टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये ऐसा लिखते हैं, और इसके आगे हम लिखेंगे वेयर एक्स क्या होता है, पी क्या होता है, उसकी हम पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ओके, पहले ये लिख लीजिए, मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिख के देता हूँ। तो हमने रोस्टर फॉर्म देख लिया, सेट बिल्डर भी देखा था, तो सेट बिल्डर का थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, उसको लिखते कैसे वो थोड़ा समझते हैं।
तो सेट बिल्डर फॉर्म कहता है इन दिस फॉर्म एनी सेट इज रिप्रेजेंट बाय इट्स प्रॉपर्टीज और रूल। यानी लिखते समय सीधा सीधा ABCD नहीं लिखते हम, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम उस हिसाब से लिखते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल 3, 6, 9, 12 ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारे लिए? रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म हो गया। तो इसी चीज़ को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हमने क्या कहा है कि जो हमें लिखने का तरीका है, जैसे ये वाला x सच दैट px, दिस इज अ फॉर्म वेयर px क्या है? प्रॉपर्टी बाय विच x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो x की वैल्यू a को बिलोंग करेगी, उसी प्रॉपर्टी को हमको लिखना है। प्रॉपर्टी होगी, रूल होगा, हर चीज़ों का रूल होता है, प्रॉपर्टी होती है लिखने की। जैसे अभी ये है 3, 6, 9, 12, देखा जाए तो ये कंजिक्यूटिव मैनर में है। तो कैसे? इसका क्या हो रहा है? 3 का स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है विथ 1 2 3 4 नंबर्स के साथ, इंटीजर्स के साथ। तो इसी चीज़ को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में एज अ प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो पहले हम वही लिखते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू व्हाट? 3n। 3n मतलब पहली वैल्यू 3 है, उसके बाद वो n के हिसाब से, अगर n की वैल्यू 1 रखता हूँ मैं तो 3 1 जा 3, n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 3 2 जा 6, n की वैल्यू 3 रखता हूँ, n 3 3 जा 9, n की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 3 4 जा 12। सेट कंप्लीट हो रहा है। इसी को फिर अभी हम कौन से फॉर्म में लिख रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या लिखा? x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। लेकिन इतने से नहीं होगा, n की वैल्यू कहाँ तक? n की वैल्यू कहाँ तक? तो ये मैंने रिप्रेजेंट किया। n की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन 4 से, यानी 1 से क्या कहते हैं 1 से इक्वल या बड़ी है लेकिन 4 से इक्वल या छोटी है। तो इनमें कौन सी वैल्यू आती है? 1 2 3 4। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता तो 1 से लेके 4 तक बहुत सारी वैल्यू आती, इनफाइनाइट वैल्यू आती। तो इसलिए इसको मैंने और डिफाइन करने के लिए लिखा n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N बोल लो, या फिर इसको हम इंटीजर लिखेंगे यहाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि उसकी वैल्यू सिर्फ 1 2 3 4 ही होगी, क्योंकि फिर तो ही ये सेट्स को वो क्या करेगी? बिलोंग्स करेंगी या सेटिस्फाई करेंगी। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ऐसे इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती है। कभी कभी आपको हो सकता है ऐसे लिखा जाए x सच दैट, फिर यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कुछ भी, या 4 कुछ भी होगा, तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू। और एक बात बिल्कुल गार्ड बांध के रखिए, हमेशा अगर हो सकता है ये फॉर्म में जैसे n भी आया, x आया, कभी और एक आधा वेरिएबल आ सकता है जो रिप्रेजेंट करे, लेकिन हमेशा हमें इसको अगर कन्वर्ट करना होता इधर, तो इसको हम कन्वर्ट 3 6 9 12 में कर सकते थे। हमें क्या पता था? 3, x की वैल्यू 3, लेकिन n, तो n कौन सा है? 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिखते 3 6 9 12। तो हमें हमेशा किसकी वैल्यू लिखनी है? x की, ना कि n की। नहीं तो आप 1 2 3 4 लिख लोगे तो आंसर हो जाएगा गलत। सेट बिल्डर फॉर्म को जब हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस समय याद रखिए हम वैल्यू किसकी लिखते हैं? x की, ना कि n की। जो यहाँ दिया होता है x सच दैट, तो x मतलब यहाँ कभी हो सकता है कुछ दूसरा डिनोमिनेशन भी आएगा अगर आपको तकलीफ देने के लिए, लेकिन ध्यान रखना ये x सच दैट, फिर इसके अलग कोई, जैसे यहाँ n आया, हमें n की वैल्यू नहीं लिखनी है, किसकी वैल्यू लिखनी है? x की। तो याद रखिए लिखते समय पहले हमने रोस्टर और टेबुलर फॉर्म मेथड देखी, उसके बाद सेट बिल्डर मेथड देखी। तो सेट बिल्डर मेथड को रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये लिख लीजिए।